में कोई भी नहीं रखा था, मुझे करना है तो सिविल सर्विस ही करना है, यही मेरा प्लान ए था। और प्लान बी का तो पता नहीं। क्या आपको लगता है पेरेंट को कि वो लूसेंट को प्रीफर करे। लूसेंट सही में आपके 60 to 70 क्वेश्चन सही करवा देगी, बट उससे पूछे आप मासूम हो, तो मैंने रिस्पॉन्स दिया था फिजिकली रूप से तो मैं अभी भी मासूम ही लगती हूँ, स्माइल करके। और फिर मैम आपका जो सफलता यहाँ तक का है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसको जाता है? मेरी फैमिली को, सबसे बड़ा योगदान मेरी फैमिली को जाता है। दूसरा राइटिंग जब भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दूसरों से अलग क्या करूँ। हमेशा आर्ट बैकग्राउंड वालों को साइंस पढ़ने में रोना आता है, सोचते हैं नहीं यार निकल जाएगा मेरा, पर ऐसा नहीं होता। अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, अब तक इंदौर में रह रही है, अब तक बाहर रखी है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मुझे मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। तो उस टाइम हमेशा याद कर लेती थी कि नहीं यार मेरे साथ साथ मेरे फैमिली वालों का भी सपना है, तो कैसे मैं डिमोटिवेट हो सकती हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव। हमारे चैनल द कुमार अर्जुन PSC वाला में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम आज एक फिर नया वीडियो, नई कहानी, नया संघर्ष आपके सामने लेके आए हैं। हमारे सामने मैम मासूम पटेल, जिनका सिलेक्शन कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। तो मैम से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, प्री मेंस उनका जो स्ट्रेटजी रहा है उसके बारे में भी आपको पूरा बताएंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैम को मैं बधाई देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की है। तो मैम से छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। मेरा नाम मासूम पटले है। ये 20 का जो अटेम्प्ट था मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, 19 में मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें इंटरव्यू मेरा शेड्यूल्ड है। 20 में मुझे 23वीं रैंकिंग के साथ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी वो अलॉट हुई है। जो जर्नी है उसमें मैं जानना चाहूँगा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? मैं एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था वो ग्रामीण परिस्थिति से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना जो स्कूलिंग है 10th तक के टेकाड़ी स्कूल से किया है। मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल टेकाड़ी से मैंने अपना 10th को क्वालिफाई किया है। 11th 12th मैंने एक्सलेंस स्कूल कटंगी से किया है। उसके बाद 92% था तो एक स्कॉलरशिप मिलती थी, इंस्पायर स्कॉलरशिप। उसमें पर ईयर के 80,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने होलकर साइंस कॉलेज इंदौर में एडमिशन लिया था। ग्रेजुएशन में मैंने BSc किया है, मेरा स्ट्रीम मैथमेटिक्स था। उसके साथ ही मैंने जनरली NCERTs वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरा मोटिव यही था कि मुझे सिविल सर्विस ही करनी है। पापा का कहीं ना कहीं फोर्स था, तो कभी भी डीमोटिवेशन हुआ है तो उसके साथ ही मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। जैसे ही मेरा एज कंप्लीट हुआ था 21, तो समथिंग दिसंबर में 19 का MPPSC 19 का नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया फिर मुझे लगा यार जैसे ही मेरा एज हो रहा है नोटिफिकेशन भी आ रहा है, तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उसके साथ ही मैंने फॉर्म फिल किया 19 का, और फर्स्ट ही अटैम्प्ट में मेरे 76 मार्क्स थे, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। उस टाइम में लॉकडाउन का दौर था। ये था शेड्यूल था कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगी मेंस। मेरी प्रिपरेशन मेंस की नहीं थी, बट मैंने कहा जो भी है अपना 100% दो। उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, लेकिन कोविड के टाइम में लॉकडाउन आ गया, सभी लोग घर निकल गए, उसके साथ मैं भी घर निकल गई थी। तो मैंने घर से ही कुछ जो डेली आंसर राइटिंग सेशन चल रहे थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहती थी मैं। उसके साथ ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था एक। उससे क्या हुआ था कि मेरा जो टॉपिक वाइज नोट्स थे उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए थे, और हर एक टॉपिक पे कैसा लिखना है वो मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो मैं उसको कंटिन्यू करते रही, और फिर ऑलमोस्ट 21 में ही हुआ था मेंस 19 वाला। तो फिर 21 में ऑलमोस्ट अप्रैल में मार्च में था, 21 मार्च से स्टार्ट था मेरा 19 का मेंस। तो मैंने फिर वो मेंस वगैरह दिया, फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो रिज़ल्ट नहीं आने से काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ। उस दौर में खुद को बनाए रखना सबसे चैलेंजिंग टाइम था वो, और ख़ुद को संभालना वो भी सबसे बड़ा चैलेंज था हमारी लाइफ का, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल हो चुके थे, रिज़ल्ट नहीं आना। उसके कैसे रहता है कि हमारा रिज़ल्ट हमारे के साथ साथ जो बैकग्राउंड रहता है, फैमिली बैकग्राउंड, या आप जिस माहौल से बिलोंग करते हैं, सपोज़ कि आप ग्रामीण इलाके या शहरी इलाकों से हो, तो वो भी जानना चाहते हैं यार सभी के बच्चे पास हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बन रहे हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी एक प्रेशर झेलना पड़ता है कि बहुत सारा प्रेशर जो है वो हैंडल करना हो रहा था। पर रिज़ल्ट नहीं आया था 19 का, उसके साथ नहीं आया था। फिर 20 का जैसे ही नोटिफिकेशन आया, फॉर्म डाला, और फिर प्रीलिम्स था उसका, ऑलमोस्ट जुलाई समथिंग में प्रीलिम्स था, वो दिया। तो उसमें भी लग तो नहीं रहा था हो जाएगा, बट खुदा न खास जो भी था वो हो गया। उसका रिज़ल्ट आया। फिर मेंस वगैरह भी ऐसे ही दिया, क्योंकि फिर 19 का रिज़ल्ट आ गया था, 31 दिसंबर को आया था रिज़ल्ट 19 का। तो
पहले बार में जब खुशी हुई थी कि मेंस निकल गया है, कि वो खुशी सही में 20 का मेंस क्वालिफाई हो भी गया, तो वो खुशी और वो खुशी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। क्योंकि शायद मुझे लगता है जो पहला अटेम्प्ट होता है उसमें इतना ज़्यादा इंसान एनर्जेटिक रहता है और सब कुछ नया नया पढ़ने में भी मज़ा आता है। वही चीज़ें पढ़ के मोटिवेशन नहीं रह पाता है। ठीक था जो भी था, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई थी 19 की, बट फिर कुछ की वजह से 19 का इंटरव्यू रुक दिया। फिर 20 का मेंस था। जैसे ही मेंस ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने था 19 की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बाद, तो फिर सोचा यार नहीं, अब 19 का इंटरव्यू तो होगा नहीं, इसीलिए मेंस के लिए लगता है। तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। 1-1.5 महीने में नया सिलेबस था, मतलब ऐसा लग रहा था 19 में ही हो जाए यार, अब 20 नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस भी चेक नहीं किया था मैंने तो, बट जैसे तैसे किया। फिर 1-1.5 महीने थे, नोट्स वगैरह नहीं बनाया मैंने, प्रेफर कर लिया स्टैंडर्ड बुक, बस अंडरलाइन किया, उसी को रिवाइज़ करते गई और कुछ करंट अफेयर ऐड ऑन कर लिया था। मैं अपनी मेरे माइंड में ये रहता है कि मैं भी ये लिख रही हूँ, आगे वाला बंदा या साइड वाला बंदा मेरे से आगे जो पीछे होगा वो भी यही लिखेगा, तो वो एग्जामिनर है, वो मुझे कैसे मार्क्स देगा, मैं कैसे एज लूँ उससे। हमेशा मेरे माइंड में मेंस में ये क्वेश्चन रहता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव में क्या करता था कि मैं करंट अफेयर ऐड कर लेती थी। 2-4 करंट अफेयर पढ़ के, ऐसे भी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो मैं तो पढ़ते ही रहती हूँ, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। तो उसी चक्कर में मैं छोटी छोटी नोट्स बना के वो अपने सिलेबस में ही ऐड ऑन कर देती हूँ कि नहीं मुझे इसमें ये लिखना है, वो ऐड करना है, बस ये चलते रहता है मेंस में मेरा। और ऐसे राइटिंग और हिंदी का पेपर, मैं हर MPPSC एस्पायरेंट को ये बोलना चाहूँगी कि पेपर 3 हिंदी और ऐसे ये इग्नोर मत कीजिए। स्पेशली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उसका, वो 1 घंटा मैथ को ज़रूर दे और फिजिक्स केमिस्ट्री को, क्योंकि सारे बच्चे MPPSC के लिए जो मेंस दे रहे हैं ऑब्वियसली मेहनत कर रहे हैं तभी मेंस दे रहे हैं। तो बट ये क्या होता है, हर कोई अगर रैंक देख लो उठा के, स्टार्टिंग की रैंक वाला बंदा का बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है। क्यों? मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के उसने कर लिया, 30 मार्क्स एज है। आप आर्ट के सब्जेक्ट के किसी भी आंसर को बेस्ट में लिखोगे ना, 11 में से मैक्स टू मैक्स 8 नंबर देगा वो आपको, उसके ऊपर नहीं देगा। बट मैथमेटिक्स किया तो 11 में से 11 मिल जाएंगे आपको। मैम 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर है, इसका आपका क्या, कैसे डील करते थे, किस टाइप से आपको प्रेजेंटेशन करते थे उसको, क्या फ्लो चार्ट में बनाना ज़रूरी है? जो 3 मार्कर का था क्या 3 पॉइंट में लिखना ज़रूरी है, आपका क्या रहता था? 3 मार्कर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जनरली 3 वो ऐसे देते हैं कि 3 पॉइंट्स ही लिख लो। अगर आपको लग रहा है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके यहाँ स्पेस है, तो आप उसको डाल सकते हो, ओके। और 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को एड्रेस करना मस्ट होता है। जैसे कि कॉज पूछे हैं किसी भी रीज़न से, या कॉज पूछे हैं उन्होंने 5 मार्क्स के हैं, तो वो तो आपसे चाहता है कि 5 पॉइंट लिखो, लेकिन आपको है नॉलेज, पॉइंट आ रहे हैं, तो आप 6-7 स्पेस है तो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये हो गया। और स्पेस बहुत कम रहता है, जैसे कि ज्योग्राफी में छोटा सा मैप की प्रैक्टिस कर लो आप, इंडिया का मैप हो या फिर MP का छोटा मैप की प्रैक्टिस करोगे ना, तो बुंदेलखंड रीजन पूछा है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स पूछा है, तो आप छोटा सा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बना के, तो वो 5 मार्क्स के लिए हो जाएगा। अब 11 मार्क्स की बात करें तो 11 मार्क्स में तो जहाँ तक पॉसिबल है फ्लो चार्ट मस्ट है। मैंने तो जितना जो भी क्वेश्चन में लग रहा है फ्लो चार्ट बनाया, उससे क्या होता है कि आप थोड़े में ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हो। और क्या होता है कि बहुत लेंदी पढ़ना एग्जामिनर को भी पसंद नहीं आता है। आपके फ्लो चार्ट देख के वो समझ जाता है यार मेन पॉइंट लिख दिया है बंदे ने, मतलब इसके अकॉर्डिंग नंबर दे दो। इसके साथ ही 11 मार्क्स में इंट्रो कंक्लूजन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका इंट्रो देख के वो जज कर लेता है और एक माइंडसेट बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको नंबर देता है। तो 11 मार्क्स में एक तो फ्लो चार्ट का रोल प्लस इंट्रो कंक्लूजन मस्ट है। एक और चीज़, जैसे करंट अफेयर का जो डेटा वगैरह कुछ अपडेट करते थे क्या कुछ? ऑब्वियसली 11 मार्क्स में पेपर 3 में स्पेशली जैसे एनर्जी का रिगार्डिंग डेटा हो गया, तो वो तो इकोनॉमिक सर्वे में रहता ही है, MP का इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर इंडिया का। पेपर 3 में करंट अफेयर का रोल रहता है मेरे अकॉर्डिंग, और पेपर 2 के पार्ट B में भी। और एक और चीज़ काफ़ी एस्पिरेंट को डाउट रहता है, जैसे कि मेंस का है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेंदी सिलेबस है, तो उसका सोर्स क्या था, आपने क्या क्या फॉलो किया वो बताना चाहेंगे? देखो सोर्स का तो है ना, जो भी एस्पायरेंट में जो भी कोचिंग या जो भी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं वो उसी को फॉलो करे, और लग रहा है तो कुछ दूसरी चीज़ें उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर ले, क्योंकि मुझे लगता है नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स तो ज़रूरी है, उसके साथ ही रिवीजन मस्ट है, क्योंकि मेंस में आपको कुछ भी याद नहीं आता। आज जिस चीज़ को आपने 5 से 6 बार नहीं पढ़े वो आपको लिखने में नहीं आएगी, इसीलिए जो भी सोर्स है
उसी को मेन हाईलाइट कर लो। अगर लग रहा कम है तो 1-2 ऐड कर लो, बट चेंज मत करो। हर 2 महीने में आप बुक चेंज कर रहे हो, वो सही स्ट्रेटजी नहीं है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। जैसे आपने बताया कुछ एनसीईआरटी वगैरह का भी रोल होता है, क्या एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी आपने? हाँ, एनसीईआरटी जैसे कि आप पेपर 3 का देखोगे, 19 में एक लूम वाला कोई क्वेश्चन आया है, तो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में 7 या 8 में दिया हुआ है बॉक्स में। 10th में भी लूमिंग जो है कुछ पूछा हुआ है, शायद वो भी दिया हुआ है ना। तो एनसीईआरटी पेपर 3 मार्कर में भी एनसीईआरटी का रोल है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको आ जाती है ना, तो आप कहीं भी उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। आपकी क्लियरिटी रहती है कॉन्सेप्ट की, तो उसमें 11 मार्क्स में भी एज मिल जाता है आपको, क्योंकि इंट्रो बेस्ट हो जाता है उससे आपका शेड्यूल क्या रहता था मैम? जैसे मॉर्निंग से लगाकर इवनिंग तक किस टाइप से पढ़ना रहता था आपका? स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने काफ़ी मेहनत कर ली थी, मतलब 10 से 12 घंटे मेरी पढ़ने का रहता था हैबिट। लेकिन स्टार्टिंग में वही खाना वाना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, उसके बाद सुबह का पढ़ लो जितना पॉसिबल हो सक रहा है, फिर ब्रेक खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करो 3-4 बजे से लेके फिर 7 बजे तक के। फिर टिफ़िन लगा रखा था, जो भी वो आ रहा है खा के। रात में नहीं पढ़ती थी मैं, खाना पीना खा के 9-10 बजे ढेर, उसके बाद सोना ही रहता था मुझे। सुबह का मेरा शेड्यूल रहता था, मैं सुबह काफ़ी अच्छा पढ़ लेती हूँ। अच्छा, आंसर राइटिंग के लिए आपने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की होगी, उससे कुछ? हाँ, आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ का रोल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ क्या होती है, हम करते हैं ना तो हमारे माइंड को सोचने के लिए व्यवस्था करती है वो, तो यही हैबिट हमको मेन समय यूज़फुल होती है, इसीलिए टेस्ट सीरीज़ का रोल तो की होता है। इसलिए हर किसी एस्पायरेंट को मैं यही कहूँगी, कोई भी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करे प्रैक्टिस के लिए। जैसे मेंस का स्ट्रेटजी की बात हो गई, प्रीलिम्स का क्या रहता है? आपको लगता है कि बहुत सारे ये होता है कि 2-4 नंबर से रह जाते हैं हर बार, कोई 1 नंबर से रह रहा है, तो वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में ना बच्चे सोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रीफर कर लेते हैं, सोर्सेस ये पढ़ना है वो पढ़ना, उस चक्कर में वो रिवीजन नहीं कर पाते। हमारे पास जो मटेरियल रहता है वो सफिशेंट है किसी भी इंस्टीट्यूट का। उसके साथ साथ मैं यही सजेस्ट करूँगी, पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता किसी को भी, तो जो सोर्सेस है उसी पे डगे रहे। उसके साथ साथ अब लूसेंट को डेली का जो है ना 2-3 पेजेस कंटिन्यू करते जाए। जैसे कुछ एकेडमी वगैरह की बात करें तो आपने कहाँ से कोचिंग वगैरह किया था? मैंने फाउंडेशन मेरा तथागत इंस्टीट्यूट से किया था। उसके बाद जो मेंस की प्रिपरेशन है उसमें जैसे टॉपिक वगैरह थे उसके खुद से ही नोट्स बना के, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बना के मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया है। जैसे आपने सिविल सर्विसेज का चुनाव किया, तो आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिला था या फिर आपने खुद ने ही चुनाव किया कि मुझे ये सिविल सर्विसेज में जाना है? एक्चुअली मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था, तो अंदर से ऐसा वाइब आया कि पता नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, और वो लत लग एक प्रकार से जुनून छा गया ना, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विस ही करना चाहिए। बस यही मेरे मोटिवेशन का। कब से, मतलब स्कूलिंग से था यही करने का या फिर? स्कूलिंग से तो नहीं था, 12th के बाद जस्ट सोचा था, जैसे कि ग्रेजुएशन नियर अबाउट था, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने। आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मतलब ऐसे कुछ पड़ाव आते हैं एस्पिरेंट में कि कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं, ऐसे कुछ? ऑब्वियसली किसी का भी रिजल्ट नहीं आता है तो इंसान गिव अप करने की सोचता है। जैसे कि अभी आईटी का बूम चल रहा है, बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं और जॉब ले लेते हैं, उसके साथ अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 साल 1.5 साल तो आपकी सिलेक्शन तक आने की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे रिजर्वेशन वाला केस हो गया था, उसमें खुद को बनाए रखना एक चैलेंजिंग इशू होता है, बट कहीं ना कहीं आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, आपकी फैमिली मोटिवेट करती है, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। अगर वो भी इंस्पायर करता है, जैसे कि मेरे पापा किसान थे, तो किसानों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलनी पड़ती है, तो फिर लगता था यार वो इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस वही मेरे इंस्पिरेशन का सोर्स है। जैसे सिविल सर्विस के दौरान ऐसा भी रहता है कि यार पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या आपका ऐसा रहता था कि घूमना फिरना भी होता रहता था या फिर कैसा क्या रहता था? एक्चुअली 19 के टाइम तो मैं थोड़ा कम घूमती थी, मतलब ऐसा रहता था कि संडे में निकल ही जाती थी। पूरे टाइम कोई भी इंसान नहीं पढ़ पाता है, तो संडे हो गया, वीक में एक बार संडे आता ही है, उसके साथ साथ महीने में कहीं घूमना है दोस्तों के साथ मैं घूमती थी। मैं पूरी तरीके से कमरे में बंद होकर नहीं पढ़ा है मैंने। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इससे दूर थे या फिर जुड़े थे? मैं सोशल मीडिया के भी करीब थी, मैंने कभी अपना इंस्टा बंद नहीं किया, व्हाट्सअप हमेशा चलाया है। हाँ, सेल्फ कंट्रोल था, मुझे नहीं चलाना, अगर मेरा मन पढ़ने में लग रहा है तो मेरा बिल्कुल याद नहीं आता था कि मुझे व्हाट्सअप देखना है या इंस्टाग्राम देखना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मेरा रहता था, मैंने कभी भी अनइंस्टॉल नहीं किया, वो तो हमेशा मेरा ऑन ही रहता था, बट मैं चलाती नहीं थी। पढ़ना है मतलब पढ़ना है और चलाना है मतलब चलाना है, ऐसा रहता है मेरा।
क्या आपको लगता है कि आप सफल हो गए हैं या फिर कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे? और सफल तो इंसान की इच्छा शक्ति पे लगता है। अगर आप अभी सोच रहे हो मैं सफल हो गई हूँ तो हो गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे और आगे करना है। फ़िलहाल तो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है ये CTO कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। आगे और अटेम्प्ट दूंगी मैं। MPPSC का तो है ही, अभी 21 का भी दिया ही है, आगे क्या होता है उसके बाद मैं सोच रही हूँ UPSC देने का। UPSC तक जाना है मुझे, एक ड्रीम है मेरा। दूसरा फ्रेंड सर्कल को भी जाता है, क्योंकि ये जो लास्ट का 1 साल था उसमें जब रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था, सारी चीज़ें उम्मीदें ऐसा लग रहा था कि धरी की धरी रह गई है। उस टाइम में उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया है। क्या आपने सिविल सर्विसेज के दौरान ऐसा भी हुआ कि इसको स्किप कर देना चाहिए और कुछ देखने लेना चाहिए? नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा। मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया कि B.Ed कर लो, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। दूसरा मैंने प्लान B के रूप में कोई प्लान भी होना चाहिए इस एस्पिरेंट की लाइफ में या फिर नहीं? हाँ, मैंने तो नहीं रखा, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी एस्पायरेंट को कि वे भी अपना प्लान भी रखें, क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इस प्रकार का जो लो होते रहता है प्रोसेस में, कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाना, कहीं प्रोसेस का रुक जाना, उसके लिए प्लान भी रहता है ना आपके पास, तो आप टेंशन फ्री होकर दे पाते हैं। उसमें आपका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता है। जैसे हर एक स्टूडेंट के साथ में होता है, फैमिली प्रेशर होता है, समाज का आसपास के लोग का रहता है। क्या आपको भी ऐसा देखने को मिला? आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हमारा गांव में घर है देवथाना, उसमें अगर मेरे गांव की बात करें तो केवल 2 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं बस। उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि मेरे साइड में कोई रहते हैं, उनको लग गई थी 2 साल पहले जॉब, तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ गांव वालों का भी फैमिली पे बहुत प्रेशर था कि तुम अपनी बेटी को 7 साल से बाहर रखे, अभी तक कौन सी जॉब कर रहे, मतलब प्रिपरेशन कर रही कि जॉब नहीं लगी। ये बहुत बड़ा प्रेशर था। जब घर वाले बताते थे ना तो अपने आप में ऐसा लगता था यार सही में मैं कर क्या रही हूँ। प्रेशर तो बहुत था। और चीज़ जैसे कुछ इंटरव्यू का कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ क्वेश्चन वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे आपसे कुछ? देखो मेरा इंटरव्यू बहुत जनरल था, ऑलमोस्ट 18 to 20 मिनट चला। रायकवाड़ सर का बोर्ड था मेरा नाम मासूम है तो थोड़ा यूनिक सा लगता है, तो उसका मीनिंग पूछे। फिर मुझे पापा का पूछा क्या है, किसान है, फिर कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, फिर ग्रेजुएशन का पूछे थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था मंदसौर में ही गांजा क्यों होता है। फिर उन्होंने मैंने NGO ज्वाइन किया था, तो NGO की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। जैसे रॉबिनहुड नाम है मेरे NGO का, तो उसका मतलब होता है कि रॉबरी करके दूसरों में देना, तो ये कहाँ तक सही है ये पूछा था। और जो गौतम सर थे उन्होंने संविधान के बारे में मुझे काफ़ी पूछा था, संविधान क्या है, कैसा है, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, आप क्यों आना चाहती हो, आप में क्वालिटी बताओ 3 जो आपको लगता है कि आई एम लायक हूँ सिविल सर्वेंट। बस ऐसे ही बहुत नॉर्मल था मेरा। जैसे आई थिंक 9 जून को रिज़ल्ट आया था, है ना? 9 जून को आया था। उसके पहले आप अलग थे मतलब, या फिर उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? रिज़ल्ट के बाद क्या परिवर्तन हुआ आपके प्रति, लोगों का या फिर आपका? मेरे प्रति लोगों के बिहेवियर में काफ़ी चेंज हुए, स्पेशली सोसाइटी के और रिलेटिव्स के। स्पेशली जो ताना देते थे वो अपने आप अप्रिशिएशन पे लग गए, उनके ताने अप्रिशिएशन में कन्वर्ट हो गए। बाकी फ्रेंड सर्कल में तो मुझे अभी भी फील नहीं होता कि मैं ऑफिसर बन गई, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ अभी, ऐसा कुछ चेंज। क्या ऐसा लगता है आपको कि एक एस्पिरेंट जो पोस्ट मिलने के बाद वो जो पहले था एस्पिरेंट था वैसा ही रहता है या फिर बदल जाता है? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर अपने आप को आप चेंज करना चाहते हो, कुछ हद तक अगर अपने क्वालिटी नहीं थी, कईयों में नहीं रहती, इनबोर्न रहते, कई लोग में होती है क्वालिटी, तो अगर लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, अगर नहीं लग रहा है तो आप रह सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे लगातार पढ़ना, लगातार उस कंसिस्टेंसी को बिना ब्रेक हुए कैसे मेंटेन करके रखें आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंग ये इंटरनल मोटिवेशन होता है जो आपको फोर्स करता है कि अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख पाए। इसके बाद आपका जो इनर मोटिवेशन जो रहता है वो क्या था? जैसे कि इनर मोटिवेशन मेरी फैमिली थी। जैसे कि मैं जब भी डीमोटिवेट हुई तो मैंने उन्हीं को इमेजिन किया, तो मैं अपने आप मोटिवेट हो गई उनको देख। कुछ स्टूडेंट कुछ नंबर से या फिर रह गए या गिव अप कर देते अपने आप को, उनके लिए आपका क्या मैसेज? उनके लिए मैसेज यही होगा, जो उन्होंने गलती की हुई है उनको पहले रियलाइज़ करो कि मैंने गलती कहाँ की हुई है। पेपर 3rd कमज़ोर रह गया, हिंदी कमज़ोर रह गया, फैक्ट कमज़ोर, प्रीलिम्स की बात है तो फैक्ट कमज़ोर है आपका, लूसेंट पढ़ो आप। मेंस की बात है आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में कमी आई है। दूसरा कि आपका जो आर्ट बैकग्राउंड है तो पेपर 3rd
कमज़ोर रह गया है। तो उसमें वही है कि गुजारिश मेरी उन लोगों से, एस्पायरेंट से, कि आप अपना मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। अगर ऐसे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें मैं मंथ में या 15 दिन में एक बार ऐसे की प्रैक्टिस ज़रूर करें। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें से अच्छे अच्छे वर्डों को चूज़ करें। और इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है। आप जो है जितने आप ऑनेस्ट रहोगे उतने आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको नहीं आ रहा है, सॉरी बोल दो, काम ख़त्म, ये चल रहा है। और कुछ जो अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए मैसेज यही होगा कि अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि मेंस में भी तो 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत बेसिक आ रहे हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजीली एड्रेस कर पा रहा है। एनसीईआरटी से स्टार्ट करो अपनी, और किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स लेकर उसी को पढ़ के समझ के अपनी कंटिन्यू करो प्रिपरेशन। बस यही मैसेज रहेगा सभी को। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने काफ़ी अच्छे से मतलब क्वेश्चन के आंसर दिए। आई होप स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगा इससे। और मैं बोलना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो कि जैसे हमने कुछ कवर नहीं किया हो वो पूछना चाहिए, तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।